बात करेंगे मोलैलिटी में, ठीक है। तो डिस्कशन होगा मोलैलिटी में, और मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मोललता, ठीक है, मोललता। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? मोलरता पढ़ लिया था, रता, ठीक है, RITY, और अब पढ़ेंगे LITY। तो स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैलिटी क्या होता है? सुन लो, इधर हो गया ना, इधर सुनो। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी का मतलब होता है कि आपके पास में कोई एक कंटेनर है और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक विलायक डाला हुआ है, और वो जो विलायक है वो बेसिकली कितना है? 1 किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम हमने इसके अंदर विलायक डाला और इसमें से हमने क्या कर दिया, इसमें विलेय को इसके अंदर घोल दिया। समझ में आ गया? तो मोलैलिटी क्या कहती है? मोलैलिटी कहती है कि 1 किलोग्राम विलायक में जितना भी विलेय हमने यहाँ डाला होगा, जितना भी विलेय के मोलों की संख्या, जितना भी विलेय यहाँ डाला होगा या जितना विलेय घुलित हो जाएगा 1 किलोग्राम विलायक में, वो उसी क्या कहलाएगी? मोललता कहलाएगी। तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि 1 किलोग्राम विलायक में घुलित या उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, है ना, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है, ठीक है, मोललता कहलाती है। ये बात समझ में आ गई है? ठीक है। तो अगर इसके हिसाब से अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या बन के आ जाएगा, वो देख लेते हैं। तो हम फॉर्मूला बना लेंगे, मोललता बराबर यहां पर हो जाएगा विलेय के मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या, और नीचे हो जाएगा डिवाइड बाई विलायक का भार। ध्यान रखना है, विलायक का भार, है ना, यहां पर ध्यान रखना है, विलायक का भार, और आपको लेना है किलोग्राम में। यहां पर किस में होगा? किलोग्राम। अगर नीचे ग्राम लोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 1000 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर विलेय के मोलों की संख्या रखोगे। अब विलेय के मोलों की संख्या क्या होता है? भार बटा ग्राम अणुभार। तो यहाँ पर भार जो लिया जाएगा, यहाँ पर जो वेट होगा वो किस में होगा? ग्राम में। तो नीचे होगा किलोग्राम में, तो गलत हो गया ना, तो इसका मतलब इसको ग्राम में लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ W, ऊपर वाला W का मतलब क्या हो गया? विलेय का भार हो गया, किसमें हो जाएगा? ग्राम में, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? विलेय का अणुभार हो जाएगा, मोलर मास m.m कर दिया, इनटू यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? विलायक का भार। तो विलायक का भार किलोग्राम में, ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी बेसिकली आपके पास में? ये आ जाएगी मोललता। कोई डाउट यहाँ तक? ये चीज हमारे पास। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास में है, जैसे बना लेते हैं। मैंने क्वेश्चन बना लिया, 20 ग्राम यहाँ पर ले लिया CaCO3, 20 ग्राम CaCO3 ले लिया, और 20 ग्राम CaCO3 को मैंने 500 ग्राम जल में डाला है, 500 ग्राम जल में, है ना, 500 ग्राम जल में मिलाया है। तो 20 ग्राम CaCO3 को 500 ग्राम जल में मिलाया गया है। तो बताइए इसकी मोललता क्या होगी? ये हमारा एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने आ गया, ठीक है। तो अब इसकी मोललता ज्ञात करनी है, तो क्या तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। क्या होगा? फॉर्मूला वही लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? जो अभी मैंने बताया था, मोललता वाला, है कि नहीं है? तो क्या कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर? ये कितना हो गया? 20 ग्राम, यानी कि हमारे पास में क्वेश्चन में क्या दिया गया है यहाँ पर? ये 20 ग्राम दिया गया। कैपिटल W, यानी कि कैपिटल W का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? पानी, विलायक। विलायक कितना हो जाएगा हमारे पास में? ये हो जाएगा 500 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? मोललता निकालनी है। तो मोललता कितनी हो जाएगी? मोललता बराबर हो जाएगी 20 बटा यहाँ कितना हो जाएगा? 100 इंटू कितना हो जाएगा? 500, और ऊपर कितना हो जाएगा? 1000 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास में? 2, ये हो जाएगा 40 बटा कितना हो जाएगा? 100, यानी कि 0.4 स्मॉल। आ रही बात समझ में? क्लियर हो गया? तो सिंपल सा क्वेश्चन नोट करो, फिर आगे चलो आगे देखो।
तो हमने दोनों चीजें सीख ली, देखो मोललता भी सीख लिया और मोलरता भी सीख लिया, ठीक है। एक दो बातें मैं और साथ में ऐड कर रहा हूं, पहले उसको देख लो। देखिए मोलरता पर एक दो बातें मैं और ऐड कर ले रहा हूं, फिर उसके आगे की बात करेंगे। मोलरता में जैसा कि हमने आपसे बोला था कि मोलरता मतलब क्या हो गया, मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम, ठीक है। इससे पहले हमने क्या सीखा था, प्रतिशत वाली बात सीखी थी। तो एक दो बातें और ऐड कर लेते हैं, फिर उसके आगे हम दोनों के रिलेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि अगर प्रश्न के अंदर प्रतिशत भार बटा आयतन दिया जाए, सुनिएगा मेरी बात को, अगर यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं कि अगर क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दिया जाए और आपसे कहा जाए कि मोलरता ज्ञात करनी है ना, तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो इसको दिमाग में रखो कि अगर क्वेश्चन के अंदर प्रतिशत भार बटा आयतन दिया जाए और आपको मोलरता ज्ञात करनी है, तो मोलरता बराबर होता है प्रतिशत भार बटा आयतन गुणा 10 बटा अणुभार। ये सूत्र डायरेक्ट आप लगा सकते हो। ये रही पहली चीज, ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई है। क्या कह रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रतिशत भार बटा आयतन अगर प्रश्न के अंदर दिया जाए तो आपको क्या निकालना है, मोलरता निकालनी है, तो डायरेक्ट प्रतिशत भार बटा आयतन गुणा 10 बटा अणुभार लगाना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर प्रश्न के अंदर भार बटा भार दिया जाए, वेट बाई वेट दिया जाए, ठीक है, भार बटा भार दिया जाए, तो 100% इसके साथ में घनत्व दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, घनत्व, इस बात को ध्यान रखना है, घनत्व दिया जाएगा। और अगर इसमें घनत्व दिया गया है, अगर क्या होगा ही होगा, यानी कि इसमें अगर घनत्व है, क्लियर है, तो इस जगह पर अगर आपको मुझे क्या निकालना है, अगर आपको बोलना है गया है कि यहां पर कैपिटल एम निकालो, तो यहां पर होगा प्रतिशत भार बटा भार गुणा डी, घनत्व का गुणा करना है, गुणा 10 बटा, ये बात समझ में आ गई है। ये रही दूसरी बात, कोई डाउट यहां तक? चलो अगली बात करते। तीसरी बात ये है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास में दो विलयन है, दो मिश्रण है, ठीक है, दो मिश्रण है, जैसे मान लेते हैं यहां पर एक HCl का मिश्रण है और यहां भी एक HCl का मिश्रण है। इसकी मोलरता हमें M1 दे रखी है, आयतन V1 दिया है, इसकी मोलरता हमको M2 दे रखी है, आयतन V2 दिया है, और दोनों को मिला दिया गया है। तो प्रश्न में अगर हमसे पूछा गया है कि बताइए कुल मोलरता विलयन की कितनी होगी, कुल मोलरता विलयन की कितनी होगी, ये प्रश्न पूछा गया है। देखो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपके पास में आ जाएंगे, क्लियर है। तो कुल मोलरता हमको निकालना है कि कितनी मोलरता होगी, तो क्या करना है आपको सिंपल सी बात है, m कुल निकालना है। कैसे निकालना है, बहुत बार फॉर्मूला आपने देखा होगा, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। बोलो ये समझ में आ गया, ये कहानी क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं है। दो समान प्रकार के विलयन है, तो दो समान प्रकार के विलयन है, दोनों क्या कर दो, जोड़ दोगे तो क्या होगा, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाई V1। तो जो आपने योग किया गया हो, जो आपने योग किया है, उसकी मोलरता आपके सामने आ जाएगी। चलो चौथी बात कर लेते हैं, चौथा बिंदु भी देख लेते हैं फटाफट। चौथा बिंदु क्या है, डी पॉइंट। अगर मान लेते हैं आपके पास में यहाँ पर HCl है, इसकी मोलरता M1 है, आयतन कितना हो गया, V1 हो गया। यहाँ पर आपको सपोज दैट हमने क्या दे दिया, NaOH दे दिया, यानी कि दोनों का व्यवहार कैसा दे दिया, अलग अलग दे दिया। यहाँ पर कैसा हो जाएगा, M2 हो गया, यहाँ कितना हो गया, V2 हो गया। अब इन दोनों का योग कर दिया गया, प्लस लिखा हुआ है। अब विलयन तैयार होगा, तो विलयन तैयार होगा तो क्या होगा, लवण होगा, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ना तो वो ज्यादा अम्लीय रह जाएगा, ना ज्यादा क्षारीय रह जाएगा। लेकिन इस बात पर भी निर्भर करेगा कि विलयन किस प्रकार का है, जैसे यहाँ पर एक बात पर निर्भर करेगा कि विलयन का व्यवहार कैसा है। तो अगर हम HCl को ले ले, M1 V1 है, तो हम ये कह सकते हैं MaVa, एसिड कर दे रहा हूँ, A का मतलब क्या हो गया, एसिड, यानी कि अगर हमारे पास में MaVa का मान MbVb से ज्यादा है तो विलयन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और अगर सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा तो इस कंडीशन पर जो मोलरिटी होगी वो क्या हो जाएगी, फिर माइनस करना पड़ेगा, MaVa माइनस कितना होगा, MbVb डिवाइड बाई Va प्लस Vb। कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में पता लगा वॉल्यूम को भी माइनस कर देते हैं नीचे, महान लोग होते हैं यहाँ पर, वॉल्यूम को माइनस बोले ऊपर माइनस तो नीचे माइनस,
बेटा ऊपर चाहे जितना माइनस हो प्लस हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, नीचे हमेशा आयतन जो होगा वो योग होगा, वॉल्यूम एडिशन होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या निकाल सकते हैं, दूसरी कंडीशन हमारे पास में क्या हो गया कि एम बी वी बी क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, एम ए वी ए होगा। ये बात समझ में आ गई, ये कंडीशन हो गई। अब यहाँ क्या अगर मोलाइट यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक, और यहाँ सोल्यूशन अगर बेसिक होगा तो यहाँ मोलाइटी कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटे को घटा दो, तो यहाँ कितना होगा एम बी वी बी माइनस कितना होगा एम ए वी ए डिवाइड बाई वी ए प्लस। आगे बात, तीसरी वाली स्थिति क्या हो गई, तीसरी वाली भाई स्थिति अलग ही हो जाएगी। अगर मान लेते हैं दोनों बराबर है तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा एम ए वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एम बी वी बी, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा उदासीन हो जाएगा। आगे बात समझते हैं, तो ये एक अलग क्वेश्चन हो गया। तो कितने प्रकार के क्वेश्चन मैंने बता दिए, फिर से देख लो आप, देख लो आप कितने प्रकार के हो गए। पहला प्रश्न ये हो गया, सीधा सीधा क्वेश्चन है, प्रतिशत भार बटा आयतन दिया जाए तो क्या करना है, प्रतिशत भार बटा भार दिया जाए तो क्या करना है। तीसरा, मिश्रण की बात की जाए, समान व्यवहार होगा, मिश्रण करेंगे तो ये स्थिति होगी। चौथा क्या होगा, चौथा बिंदु क्या हो गया, दोनों का व्यवहार अगर अलग हो जाए तो उस जगह पर मिश्रण की मोलरता पूछी जाएगी, तो ये होगी। अब आते हैं पांचवें बिंदु की तरफ। पांचवा बिंदु भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा ये है कि अगर प्रश्न के अंदर मोलरता भी है, मोललता भी है, ठीक है, और इसमें से कोई एक चीज पूछी जा रही है, प्रश्न के अंदर मोलरता भी है, मोललता भी है, दोनों है, और कोई एक चीज ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, चाहे आपसे मोललता पूछ ले और चाहे आपसे मोलरता पूछ ले, तो फिर यहां पर कैसे हल किया जाएगा। देखो प्रश्न में मोलरता होगी, मोललता होगी और घनत्व भी होगा। एक भी बता देता हूं, क्या होगा, घनत्व भी होगा, तीनों चीजें होंगी वहां पर। तो यहाँ पर एक संबंध होता है, उस संबंध को देख लो। यहाँ पर ये होता है आपके पास में मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 गुणा कैपिटल एम। याद रखना है आपको, रिलेशन डायरेक्ट याद रखते हैं आपको, है ना, सॉल्व भी कर सकते हो लेकिन इतना लंबा कैलकुलेशन लेके जाओगे क्या, तो डायरेक्ट दिमाग में रखो 1000 गुणा एम डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000 गुणा डी घनत्व माइनस कैपिटल एम, कैपिटल एम, एम समझ रहे हो, एम का मतलब मोलरता है, ठीक है, इनटू यहां पर हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट, मतलब समझ गए विलेय का अणुभार। ये तो समझ में आ गया होगा ना, विलेय का अणुभार। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1000 गुणा कैपिटल एम, ये क्या है और ये क्या है सब देख लो, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो देख लो। ये क्या हो जाएगा मोलैलिटी, लिटी लिटी स्मॉल एम, ये क्या हो गया मोलैरिटी RITY, ठीक है, कैपिटल एम हो गया। ये क्या हो गया डेंसिटी, ठीक है, ये हो गया डेंसिटी, क्लियर। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ द, कोई डाउट यहाँ पर, क्लियर है। तो अगर हमें कोई एक चीज दी रही कि दूसरी चीज हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी होगी। कोई डाउट है यहाँ तक, ठीक है, देखो नोट करो। तो देखो ये रिलेशन हमारे सामने आ गया, मोलैलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन हमारे सामने क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ मोलैरिटी और मोलैलिटी में कौन बड़ा होता है, अगर मैं कोई सेम सब्सटेंस ले लूं, एक ही पदार्थ ले लूं और समान मात्रा ले लूं दोनों की, तो मुझे बताओ कौन बड़ा होता है, मोलैरिटी और मोलैलिटी उसकी, मोलैरिटी बड़ी होगी, मोलैलिटी बड़ी होगी, कैसे, कौन बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा, क्यों का पता नहीं है, देख लो पता कैसे होगा। एक बात मुझे बताओ, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय कैपिटल डब्ल्यू, यही तो होगा भाई। एन तो क्या हो गया, सेम हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये किसका होता है, विलायक का होता है। एक बात मुझे बताओ, यहाँ वॉल्यूम कितना हो गया 1 लीटर, अगर 1 लीटर कोई चीज लेते हैं तो उसका भार कितना होता है, 1000 ग्राम से ज्यादा कि 1000 ग्राम से कम, कम ही होता है, जानते होगे, अरे हाँ है ना, कितना होता है 800 900 कुछ भी, जैसे डिपेंड करता है उसकी घनत्व, डिपेंड करता है उसकी चीजों के ऊपर। तो एक बार मुझे बताओ डब्ल्यू हमेशा क्या होता है, छोटा होता है कि नहीं होता है, अरे क्लियर है। मार्केट में आप जाते होगे तो आप देखते होगे वो कोई भी चीजें होती है, जैसे कि कहीं लिखा होता है, जैसे कि दूध का भी अगर देखो,
दूध का डिब्बा देखा है? अरे जो टेट्रा पैक होते हैं उस पर आप देखो तो वहां लिखा होता है 1 लीटर, लेकिन अगर उसका वेट देखा जाएगा तो वेट कम होता है, 900 कुछ होता है। हाँ ऐसी कुछ होता है, यानी कि इसका मतलब वेट क्या होगा हमेशा, W का मान क्या होगा, हमेशा कम होगा। समझ में आ गया? और W का मान कम होगा, अगर ये छोटा होगा तो मोलैलिटी बड़ी होगी। इसीलिए जो मोललता होती है वो मोलरता से हमेशा बड़ी होगी। पहली चीज तो ये दिमाग में रखना है। लेकिन यहाँ पर भी एक बात होती है, वो भी आप देख लो, वो भी एक फैक्ट मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। वो एक बड़ा अच्छा फैक्ट यहाँ पर क्या है, वो अच्छा फैक्ट ये है कि ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे, ये डिपेंड करता है डेंसिटी पर, घनत्व पर। और क्या डिपेंड करता है कि घनत्व अगर, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट है, घनत्व की बात करते हैं, ठीक है, घनत्व की वैल्यूज की बात करते हैं। घनत्व अगर 1.5 ग्राम पर ml, समझना मेरी बात को, 1.5 ग्राम पर ml, ठीक है, बुक्स में 1 लिखा हुआ है लेकिन 1.5 दिमाग में रखना कि 1.5 ग्राम पर ml तक अगर घनत्व कम होता है ना, ठीक है, क्लियर है, या लगभग इसके बराबर तक आ जाता है, तो मोललता जो होती है वो मोलरता से बड़ी होती है। लेकिन अगर घनत्व जो है वो 1.5 ग्राम पर ml से ज्यादा हो जाए, क्लियर है, तो उस स्थिति में मोलरता जो होगी वो मोललता से, आ रही बात समझ में? ये एक फैक्ट दिमाग में रखना। हालांकि क्वेश्चन अगर आपके पास में आता है तो वो घनत्व सीधे सीधे पूछता है। अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखे तो उसमें डायरेक्ट पूछता है कि बताओ निम्न में से कौन अधिकतम होता है। तो दिमाग में रखना है हमेशा कौन अधिकतम होता है, मोललता, मोलरता से अधिकतम होता है। लेकिन ये कंडीशनल है। इस वैल्यूज को अगर यहाँ पुट करोगे, अगर आपके पास मोलरता है, आप इस बार देखिएगा, एसटी को यहाँ रख के देखिएगा, चीजों को यहाँ रख के देखिएगा, तो आपको यहाँ पर एक विजुअलाइज जो होगा वो नजर आ जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है? अब एक और पॉइंट ले लेते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन अगला पॉइंट ये है कि दोनों में से ताप पर कौन निर्भर करेगा, ताप पर कौन निर्भर करेगा, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ताप पर कौन निर्भर करता है, जानते हो आप इसका आंसर, जानते हो, मुझे अच्छी तरीके से पता है, बहुत बढ़िया तरीके से जानते हो कि ताप पर कौन निर्भर करता है, ठीक है, निर्भर करता है। तो आपको पता होगा ताप पर कौन निर्भर करता है, वो निर्भर करता है जिसमें आयतन होता है। बस सीधा सा जवाब ढूंढना है कि जिसमें आयतन होगा, जिसमें आयतन होगा, जिसमें आयतन होगा, क्लियर है, आयतन होगा वह ताप पर निर्भर करेगा। तो बताओ मोलरता और मोललता में कौन निर्भर करेगा? वेरी गुड, यानी कि आपके जो ये होगा m निर्भर करेगा, लेकिन स्मॉल m निर्भर नहीं करेगा। अच्छा, इसमें एक और भी आएगा आगे चल के, नार्मलता। नार्मलता का आयतन, नार्मलता का फॉर्मूला तो पता ही है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा आयतन लीटर में। इसका मतलब वो करेगा, बिल्कुल करेगा, नार्मलता भी करेगा, मोलरता नहीं करेगा। और कहीं पर भी अगर आयतन है तो निर्भर करेगा, और आयतन अगर नहीं है तो नहीं करेगा। तो एक बार मुझे बताओ, प्रतिशत भार बटा आयतन करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ। वेरी गुड, करेगा, कोई डाउट यहाँ तक? और प्रतिशत भार बटा भार है, नहीं करेगा। आगे बात समझ में क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कहीं पर भी देख सकते हैं। मोल मोल करेगा, मोल सॉरी मोल नहीं करेगा। वेट भाई मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, आयतन कहाँ आता है, साथ मोल भिन्न नहीं करेगा, मोल भिन्न अभी आगे आएगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसमें मोल बटा मोल है ना, तो वो नहीं करेगा। क्लियर है? सांद्रता करेगी, मोल बटा आयतन करेगा। समझ में आ गया? पॉइंट क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ तक? तो इस चीज को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चलो फटाफट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट आप शुरुआत करें। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जितने कॉन्सेप्ट बताए उन्हीं क्वेश्चन, उन्हीं से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला है 1.2 ग्राम पर ml। एक मिनट। तो पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 20% भार बता आयतन दिया मैंने, CaCO3 विलियन, CaCO3 विलियन है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिख दिया है। पूछा गया मोलरता क्या होगी, फटाफट सॉल्व करो इसको, यहां स्पेस दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन यहां लिख दिया है 20% CaCO3 विलियन,
भार बटा भार, मोलरता क्या होगी, या तो घनत्व हो गया आपके पास में 1. मैं हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहा हूं, अपने को तो कैलकुलेशन करना है, 1.2 ग्राम पर ml। ये दो क्वेश्चन हो गए, नोट करो। थर्ड, 0.2 m 200 ml HCl plus 0.6 m 200 ml HNO3 विलियन की मोलरता। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, 0.2 m 200 ml HCl को मिलाया है 0.1 m 200 ml NaOH के साथ, मिश्रण की मोलरता। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। अगला पांचवा क्वेश्चन, आपको मोलरता निकालना है। एक विलियन है, H2SO4 विलियन है, या H2SO4 की जगह सिंपल है, चलो H2SO4 ही ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। H2SO4 विलियन है जिसकी मोलरता निकालनी है, और मोलरता की वैल्यू मैं मान लेता हूं, सपोज दैट 5 दे रखी है मैंने, मोलरता मुझे दे रखा है मैंने आपको 5, तो मोलरता 5 है, मोलरता मुझे निकालना है। ठीक है, कर लोगे? तो ये अगला क्वेश्चन हो गया। तो ये पांचवा क्वेश्चन। घनत्व, हाँ घनत्व मैं दे रहा हूं 1 ग्राम पर ml ही दे रहा हूं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, 1 ग्राम पर ml। तो ये 5 क्वेश्चन है, तो फटाफट इन 5 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलो एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में लिखा है 20% वेट बाई वॉल्यूम है, मोलरता निकालनी है। सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो आप। क्या ध्यान रखना है, वेट बाई वॉल्यूम हमारे पास में है, मोलरता निकालनी है, 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 10, और डिवाइड बाई कितना हो गया CaCO3 का अणुभार हो गया, यानी कितना हो जाएगा 200/100 हो जाएगा, 200/100। आंसर कितना आ जाएगा, ये काम खत्म हो गया, पहला काम खत्म। क्लियर? चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, यहां देख लो, फटाफट मोलरता निकालनी है। यहां मोलरता m हो गया, ठीक है, यहां कितना हो गया 20, भार बटा, ये क्या लिखा हुआ है, भार बटा भार, वेट बाई वेट। घनत्व लाना पड़ेगा, घनत्व कितना हो गया 1.2, मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 10, डिवाइड बाई कितना हो गया, हो जाएगा यहाँ पर दोनों 0 0 कट जाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2.4 हो जाएगा। दो काम खत्म हो गए। चलो नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 0.2 m 200 ml HCl को HNO3 के साथ दोनों अम्ल हैं, तो विलियन कैसा होगा, अम्लीय होगा, और विलियन अम्लीय होगा तो क्या होगा बताओ, यहाँ कितना होगा, दोनों को मिला लो, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाई 200, दोनों को जोड़ दो, M1V1 प्लस M2V2, यहाँ कितना होगा 0.6 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा 200। ये बात समझ में आ रही है, 0.6 डिवाइड बाई 200, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 400। सॉल्व कर लोगे इसको, तो आगे का सॉल्यूशन का काम तुम्हारा, बाकी मैं बता रहा हूं। यहाँ कितना हो गया 40, यहाँ कितना हो गया 120 बटा कितना हो जाएगा 400, तो कितना हो गया आपके पास में 160 बटा 400। आगे की कहानी। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। 0.2 m, यहाँ पर क्या है बेटा HCl, यहाँ क्या है आपके पास में NaOH। कौन बड़ा है, ये बड़ा कि ये बड़ा, नेचुरल सी बात है HCl बड़ा है। यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, MaVa माइनस MbVb डिवाइड बाई Va प्लस Vb। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास में 0.2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 200, अरे होगा कि नहीं होगा,
माइनस कितना होगा 0.1 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा 200 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये अपने पास में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। 0.2 मल्टीप्लाई बाई 200 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइड बाई 400 कर लोगे, आगे की कहानी तुम्हारी यहां से आ गया तुम्हारे पास में मोलरता। नेक्स्ट अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन के अंदर, मोलरता मुझे ज्ञात करनी है। मोलरता कितनी है 5 है, ठीक है। मान लिया मैंने, हाइपोथेटिकल वैल्यूज रखी है। अब ऐसा नहीं हो सकता, आंसर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, मैं तो मेथड समझना है ना, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं रखी मैंने। तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मोलरता इक्वल टू 1000 कैपिटल एम डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, सही बोल रहे हैं 1000 इंटू डी माइनस कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी मोलर मास है ना। और मोलर मास किसका चाहिए अपने को, सॉल्यूट का, विलेय का। कौन सा विलेय, H2SO4 विलेय में। तो चलो भैया रख लेते हैं वैल्यूज, 5 यहाँ रख दिया, 1000 यहाँ रख दिया, कैपिटल एम यहाँ रख दिया, डिवाइड बाई 1000 कैपिटल डी की सॉरी डेंसिटी यहाँ कितना हो गया 1 माइनस एम कितना हो गया निकालना है, और इंटू कितना हो जाएगा अपने पास में 98 कर लोगे, 5 का गुणा यहाँ करते चले जाओगे। कोई डाउट यहाँ तक, या कितना होगा इसको इसके बराबर कर लोगे। अब तो आगे ले ही जाओगे ना, मेरे हिसाब से तो होशियार बच्चे तो हो ही आप इतना, यानी कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा, माइनस एम इंटू 98 मल्टीप्लाई बाई 5, यही तो आएगा। m इंटू 98 मल्टीप्लाई 5 बराबर कितना हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई m। समझ में आ गई बात। अब क्या करें, इसको इधर ले आओ, प्लस कर दो, m कॉमन कर दोगे, कर लोगे, कितना हो गया 5000 इज इक्वल टू, इधर लेके आओगे तो कितना हो गया 1000 m प्लस ये कितना हो गया 490 m, ठीक है। तो m कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 1490, ये हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5000, क्लियर है। तो m बराबर कितना हो जाएगा 5000 डिवाइड बाई 1490, क्लियर है। यहाँ कितना हो जाएगा कैपिटल M, मतलब 3 तक जा रहा है ना, 3.3 तो 3.3 के करीब जा रहा है। तो कौन बड़ा हो रहा है, कैपिटल M बड़ा हो रहा है कि स्मॉल m बड़ा हो रहा है, स्मॉल m बड़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है, घनत्व कितना है, आ गया समझ में। यहाँ से चीजें हो सकती है। बोलो बच्चों कोई डाउट यहाँ तक समझ में आ गया, चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं मोल भिन्न या मोल प्रभाज, जो भी आप कहना चाहो, अलग अलग चीजें इसको बोली गई हैं, मोल भिन्न या मोल प्रभाज। तो मोल भिन्न या मोल प्रभाज क्या होता है उसको समझ लीजिए। जैसे कि किसी भी घटक का अगर मोल भिन्न निकालना है, मान लेते हैं ए घटक है, इसके मोलों की संख्या Na है, और एक बी घटक है, इसके मोलों की संख्या Nb है। तो आपको यहाँ पर मोल भिन्न निकालना है। तो मोल भिन्न कैसे निकालते हैं, जैसे मोल का भिन्नात्मक रूप समझ में आ गया होगा, सब सही दिख रहा है। तो अगर मुझे ए का निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसके मोल, जिसका निकालना है उसके मोल बटा कुल मोल, कुल मोल मतलब जितने भी उसके अंदर होंगे सबको योग कर देंगे Na प्लस Nb, ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर मुझे किसका निकालना है, मुझे बी का निकालना है, अगर बी का निकालना होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसके मोल बटा कितना हो जाएगा Na प्लस Nb। ये बात समझ में आ गई है, सिंपल सी बात है ये। यानी कि अगर किसी का भी मोल भिन्न निकालना होता है, किसी का भी मोल भिन्न निकालना होता है, तो मोल भिन्न निकालने का तरीका क्या होता है, उसके मोल बटा कुल मोल आप कर दो। और मोल निकालने का तरीका तो आपको पता ही है, क्या तरीका होता है, भार बटा अणुभार, है ना, यानी कि मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पर जो भी भार होगा उसके अणुभार से उसको भाग दे दोगे, तो भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा, मोलों की संख्या आ जाएगी। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर एक और चीज समझनी है कि अगर हम दोनों घटकों के मोल भिन्न का योग कर दें, यानी कि XA प्लस XB कर दें, तो आप देखो कितना हो जाएगा, यहाँ हल करोगे तो यहाँ कितना होगा Na डिवाइड बाई कितना हो जाएगा Na प्लस Nb हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा Nb डिवाइड बाई कितना होगा Na प्लस Nb, क्लियर है, Na प्लस Nb। तो इसको और हल करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर Na प्लस Nb डिवाइड बाई कितना होगा Na प्लस Nb, है ना। तो मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कहीं पर भी अगर हमें किसी भी सोल्यूशन का या मिश्रण का कोई भी अगर मोल भिन्न निकालना होता है तो उसका मान हमेशा कितना होता है 1 के बराबर होता है।
अब जैसे कि मान लेते किसी एक घटक का दिया गया है और दूसरे घटक का ज्ञात करना है, तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास में एक क्वेश्चन ऐसे कुछ ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास में एक ये कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने क्या रख दिया, 3 चीजें रख दी हैं। चलो पहले 2 चीजें रख लेते हैं, ज्यादा। यहाँ 20 ग्राम हमने यहाँ रख दिया यूरिया, ठीक है, ये मिला हुआ है, और 18 ग्राम यहाँ पर हमने रख दिया जल, है ना, ये रख दिया, ठीक है, और इसका एक मिश्रण तैयार किया गया। तो पूछा गया कि बताओ दोनों के मोल भिन्न क्या होंगे, यूरिया के मोल भिन्न क्या होंगे और जल के मोल भिन्न क्या होंगे। सरल है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो सॉल्व कर लें इसको। क्लियर। तो यहाँ पर अगर बात करें यूरिया के मोल कैसे निकालोगे, है ना, यूरिया का अणुभार कितना होता है, 60। ठीक है, अगर हम देखें तो सूत्र क्या होता है यूरिया का, भाई ये होता है NH2CONH2, और NH2CONH2 होता है तो इसका अणुभार कितना होता है, इसका अणुभार होता है 60। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर यूरिया आ गया आपके पास में, तो यानी कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20/60, यानी कितना हो गया 1/3। ठीक है, यहाँ पर वाटर हो गया, वाटर को ले लो, यहाँ कितना होगा 18/18, मान कितना आ गया 1 आ गया। आ रही बात समझ में। क्लियर। तो अब इसमें क्या करना है, अपने को हल करना है, किस चीज को हल करना है, यानी कि मोल भिन्न निकालने। तो मोल भिन्न कैसे निकालने हैं, अगर हमें यूरिया का निकालना है तो यूरिया का कैसे निकालेंगे, 1/3 प्लस 1 हो जाएगा। हल कर लोगे आगे तो कितना होगा 1/3, यहाँ पर 3 प्लस 1 4/3, यही तो होगा, 3 से 3 कट जाएगा, है ना, 1/4। क्लियर है। और अगर हमें किसका निकालना है, जल का निकालना है, तो जल का कैसे निकालोगे, यहाँ पर इस जगह पर कितना होगा 1/1/3 प्लस 1। क्लियर हो गया, सिंपल है। ठीक है, ये 4/3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3/4। अगर आप डायरेक्ट नहीं निकालना, अगर ऐसे डायरेक्ट भी निकालना चाहते हो, 1 में से इसको घटा दो, किसको घटा दो 1 - 1/4, तो आप देखो कितना हो जाएगा 3/4। आगे समझ में, सिंपल। अच्छा, यहाँ पर तो 2 घटक थे, 3 घटक भी ले सकते हो, 4 घटक भी ले सकते हो, जितने चाहे उतने ले सकते हो। ठीक। दूसरी बात, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो भी घटक लिए जाएंगे वो हमेशा अक्रियाशील होने चाहिए। अक्रियाशील समझ लो ना, ये नहीं कि ये एक दूसरे से रिएक्ट करके कुछ नया तीसरा उत्पाद बना दे, तो वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, समझ में आ रही बात, तो वो स्थिति यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अरे हट जाओ यार सामने से, समझ में आया नहीं है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, उसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और क्या बनता है उसको समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर क्या दिया जाता है, मोल भिन्न दिया जाता है, मोल भिन्न। ठीक है, और मोललता पूछती जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या कहा मैंने, मोललता पूछी जाती है, मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न दिया जाता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन गिवन होता है, ये मोल फ्रैक्शन गिवन होता है, और हमसे पूछा जाता है कि बताओ इसकी मोललता कितनी होगी, मोलैलिटी कितनी होगी। ठीक है, तो यहां पर एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो लगा लो, आप काम बन जाएगा। देखिए क्या फॉर्मूला है उसकी बात करते हैं। फॉर्मूला है कि अगर आपको मोललता ज्ञात करनी है तो मोललता, या एक मिनट, अगर आपको मोललता ज्ञात करनी है या मोल भिन्न ज्ञात करना है, कुछ भी ज्ञात करना होगा, तो यहां पर मैं ले लेता हूं विलेय। तो विलेय के मोल भिन्न ये हो गया इज इक्वल टू मोललता डिवाइड बाई मोललता प्लस 55.5। ये देखो यहां पर एक सूत्र बनाया गया है। हाँ ठीक है, ये सूत्र यहां पर बना है। फिर से देख लो आप, फॉर्मूले को देख लो आप, विलेय के मोल भिन्न बराबर मोललता बटा मोललता प्लस 55.5। ठीक है, एम मोललता हो गया, मोललता हो गया। यहां 55.5 क्या है, इसको देख लो, ये सांद्रता है किसकी, जल की, यानी कि इसका मतलब यहां पर जल कैसा हो गया, विलायक हो गया, है ना, जल कैसा हो गया, विलायक। तो जल अगर विलायक है तो फिर 55.5 रखना है। ये बात समझ में आ गई बात। तो जल की सांद्रता यहां पर हो गई। अगर मान लेते हैं यहां पर जल नहीं होगा, कुछ और हो जाता, तो ऐसा भी हो सकता है, अगर जल ना हो कुछ दूसरा विलायक हो, बेंजीन हो, टॉल्यूइन हो। क्लियर है, तो दूसरा विलायक हो, अगर दूसरा विलायक होगा तो उस कंडीशन पे 55.5 की जगह पर 1000, ध्यान रखिएगा, 1000 बटा विलायक का अणुभार रखना है। मैं क्या कह रहा हूं, विलायक का अणुभार। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपको 55.5, मतलब जल अगर नहीं दे रखा है, जल अगर
नहीं दे रखा है तो उस जगह पर 1000 बटा विलायक का अणुभार रखना है, जो भी विलायक होगा उसका अणुभार रखना है। देखो जल का भी यही आ रहा है, 55.5 ही आ रहा है। कैसे आ रहा है, गौर से देखो आप इस बात को, अगर सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बात समझो, 1000 हो गया, ठीक है, और ये 18 होता है कि नहीं होता है, तो 1000 बटा कितना हो गया 18, तो ये अंतर कितना मान आ गया 55.5। आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आ गई है? कोई डाउट यहां तक, कर लोगे, बोलो समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो यहां नहीं कि आप एक काम करना है विलय। अच्छा, अगर कहीं विलायक का पूछा जाए तो क्या करोगे बताओ, विलायक का पूछा जाएगा तो क्या करोगे? अरे सिंपल सी बात है, विलय का निकाल लो, विलय का निकाल लो। और हमें पता है कि जो विलायक होता है उसका मान कितना होता है, दोनों का 1 होता है कि नहीं होता है? विलय प्लस विलायक का मान कितना होता है 1। तो अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कोई डाउट यहां तक, क्लियर है? अच्छा, इसमें एक काम और कर सकते हैं, यहां तक तो मैंने एक चीज बता दी, m डिवाइड बाई m प्लस 55। चलो पहले इतना नोट करो, फिर आगे बताता हूं। x विलय प्लस x विलायक इक्वल टू 1। विलय और विलायक के मोल भिन्नों का योग हमेशा 1 होगा। यहां पर भी तो ये सिखाया था, किसी का भी जोड़ दो 1 होगा। आ गया? तो विलय और विलायक कोई भी कितने भी घटक हो उनके मोल भिन्नों का योग करोगे हमेशा 1 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलें। देखिए, अब जैसे कि यहां पर अगर मान लेते हैं आपके, इसका एक और रूप है, वही बता रहा था, x विलय और x विलायक, ऐसा भी एक हम ले सकते हैं, x विलय और x विलायक, मतलब इसी को हम एक और नए रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, सिंपल हो जाएगा। x विलय बटा x विलायक इक्वल टू m डिवाइड बाई 55.5। ये भी एक तरीका है, मतलब ये भी एक रूप है। अब वो डिपेंड करेगा प्रश्न आपके पास क्या है, ठीक है? अगर प्रश्न है आपके पास में तो उसके हिसाब से आप इसको हल कर सकते हो। कोई डाउट यहां तक समझ में आ गया? यानी कि x विलय बटा x विलायक यहां पर अगर ले लो तो m डिवाइड बाई 55.5 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया था KOH 0.5m, थोड़ा सा सिंपल बना रहा हूं, 0.5m KOH विलियन दिया हुआ है, KOH विलियन है ना, KOH विलियन दिया गया, 0.5m KOH विलियन हमारे पास में है। और पूछा गया कि जो विलायक है, यानी कि विलायक कौन होगा, जल होगा। विलियन लिखा है ना KOH विलियन, तो KOH क्या हो गया, विलय हो गया। विलियन मतलब KOH का विलियन, इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा, विलायक, जल हो जाएगा। तो विलायक जो है इसका मोल भिन्न कितना होगा, सिंपल है। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? बाकी लैंग्वेज तो आप समझ ही गए होंगे कि लैंग्वेज क्या कह रही है वो। तो 0.5m KOH विलियन हमारे पास में है और विलायक का हमें मोल भिन्न चाहिए, तो क्या करें, वही तरीका लगाएं। कौन सा तरीका लगाएं, ये वाला तरीका लगा सकते हैं, ठीक है? यहाँ विलय लिखा हुआ है तो पहले विलय निकाल लें। अरे विलय निकाल लें, विलय से फिर अपन क्या निकाल लेंगे, विलायक का निकाल लेंगे, है ना? तो पहले विलय निकाल लें, तो विलय कौन हो गया, KOH हो गया, तो KOH का पहले निकाल लेते हैं। KOH का दिखाएंगे, यहाँ कितना होगा 0.5 बटा यहाँ कितना होगा 0.5 प्लस 55.5। अब आगे कैलकुलेशन तो भैया आपको करनी पड़ेगी, क्लियर है? तो यहाँ कितना होगा 0.5 बटा यहाँ कितना होगा, ये हो जाएगा 56। समझ में आ गई बात? सॉल्व कर लोगे आप इसको, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, निकल के आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक, बात समझ में आ रही है? और जब ये निकल जाएगा तो आपको करना क्या होगा, विलायक निकालना होगा, है ना? विलायक निकालना होगा, और विलायक का निकालोगे यानी कि जल, विलायक कौन है भाई, जल है, तो जल है इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ द KOH। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है। चाहो तो आप वो तरीका भी अडॉप्ट कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक अनुपात निकल के आ जाएगा, एक अनुपात से आप उसको आगे हल कर लोगे। अरे हाँ, है ना? यहाँ से क्या होगा, विलय बटा विलायक, यहाँ कितना होगा 0.5, यहाँ कितना होगा 55.5, सॉल्व कर लोगे इसमें, एक अनुपात निकल के आएगा। दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है, दोनों को उठा के सॉल्व कर लोगे, तो एक का मान अगर आ गया दूसरे का मान अपने आप ही आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर हो गया? तो इस तरीके का सिंपल सा क्वेश्चन आता है जिस क्वेश्चन को आपको हल करना होता है। चलो मोल भिन्न पर एक बात और इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं, वो भी आप देख लेते हैं। मोल भिन्न जो होता है इसकी मात्रा नहीं होती है, यानी कि यूनिट नहीं होती है, मात्रक नहीं होता। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये कैसा होता है,
मात्रक रहित होता है, मात्रक रहित। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। अच्छा दूसरी बात मुझे बताओ, इस पर मोल भिन्न पर क्या ताप का प्रभाव पड़ेगा? वेरी गुड, यानी कि हम दूसरा पॉइंट ले सकते हैं, ताप का प्रभाव, क्लियर है, ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दो बातें आपको मोल भिन्न के बारे में ध्यान रखनी है। पहली, ये इसकी मात्रा नहीं होती है, क्लियर, मात्रक नहीं होता, और दूसरी बात है ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। चलो एक और बात इसके साथ में डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर कहीं पर मोल भिन्न दिया गया है, पॉइंट को समझिएगा कि हमें मोल फ्रैक्शन दिया गया है, क्लियर है, ये हमें गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूं। मोल फ्रैक्शन दिया गया है और मोलरता निकालनी है, मोलरता, मोल फ्रैक्शन दिया गया है और क्या निकालनी है? मोलरता। ठीक है, तो एक तरीका क्या है, मोल फ्रैक्शन दिया गया है, मोलरता निकालनी, तो पहले मोलरता निकाल लें। अरे हाँ भाई, क्लियर है, क्या निकाल लें? अगर मोल फ्रैक्शन गिवन है तो इससे क्या निकल के आ जाएगा? इससे क्या निकल के आएगा? मोलरता निकल जाएगी। बोलो हाँ या ना। और मोलरता और मोलरता के मध्य में संबंध मैंने बताया ही रखा है आपको कि वहां से मोलरता भी निकाल सकते हैं। कोई डाउट यहां तक? ऐसा प्रश्न भी बन सकता है, इस बात को ध्यान रखना है, ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। लेकिन इसमें एक चीज की अभी कमी है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज की कमी है बच्चों, वो कौन सी चीज है? घनत्व। याद है भाई, इससे दोनों से मोल फ्रैक्शन से आपको मोलैलिटी निकालना सिंपल है। मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल लोगे, ठीक है, और इस फॉर्मूले के द्वारा जब निकालोगे तो यहां पर क्या होगा, यानी कि इससे क्या आ जाएगा? मोलैलिटी आ जाएगा। और मोलैलिटी से अगर मोलैलिटी की तरफ जाना है तो फिर हमें किसकी आवश्यकता पड़ जाएगी? घनत्व की पड़ जाएगी। बोलो कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी यहां पर? कर लोगे आप इसको? चलो इसका एक और तरीका ही बता देता हूं, एक और सूत्र भी बता देता हूं। अगर आपको डायरेक्ट जाना है, आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं इतना लंबा नहीं जा सकता, मैं मोललता नहीं निकालनी है मुझे, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो मोलैलिटी इक्वल टू विलेय के मोल भिन्न, विलेय मैं मान लेता हूं, चलो यहां पर विलेय मान लेता हूं, यहां लिख दे रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। विलेय मान लेता हूं ए है और विलायक मान लेता हूं बी, ठीक है, विलायक मान लेता हूं बी, ठीक है। विलेय कितना हो गया? ए, विलायक हो गया बी। तो विलेय के मोल भिन्न हो गया इंटू डेंसिटी हो गया इंटू 1000 हो गया, ठीक है। इसके क्या लिखा? इंटू डेंसिटी इंटू 1000 डिवाइड बाई विलेय के मोल भिन्न इंटू अणुभार, विलेय के मोल भिन्न इंटू अणुभार, क्लियर है, प्लस विलायक के मोल भिन्न इंटू अणुभार। लो ये भी तरीका है, फॉर्मूला वहीं से आया, घर से लेके नहीं आया मैं, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला वहीं से आया है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, मेरे घर में नहीं बनता है, ठीक है, हाँ, कारखाना नहीं है घर में, क्लियर है, समझ में आ गई बात? तो ये चीज ध्यान रखनी है। क्या कहा मैंने? एक तरीका ये है कि मोल भिन्न से आप मोललता निकालो, मोललता से मोलरता निकालो। एक तरीका ये है कि डायरेक्ट निकालना है, मोल भिन्न हमें दिया ही हुआ है, तो मोलरता इज इक्वल टू विलेय के मोल भिन्न गुणा घनत्व विलयन का गुणा 1000 कर दिया इसको, डिवाइड बाई विलेय के मोल भिन्न गुणा उसका अणुभार प्लस विलायक के मोल भिन्न। ये समझ में आ गया? जब विलेय के मोल भिन्न दिए होंगे तो विलायक का मोल तो निकाल ही सकते हो, क्या करोगे? 1 में से माइनस कर देना। कोई डाउट यहां तक? 1 में से माइनस करो। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। चलो मान लेते हैं सपोज दैट हमारे पास में एक विलेय है और इसके मोल भिन्न मान लेते हैं 0.2 है, ठीक है, ये है हमारे पास में, और हमें क्या निकालनी है? मोलरता निकालनी है, यानी घनत्व विलयन का मान लेता हूं 1.2 ग्राम पर ml दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब बताओ कैसे करोगे? बताओ कर लोगे ना? सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है भाई? लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं, समझ जाओगे, लैंग्वेज से समझ में आ गया कि ये विलेय, ये क्या है? ए क्या है? विलेय, कोई विलेय दिया जा सकता है, तो विलेय के मोल भिन्न हमको दे दिया गया, मोलरता ज्ञात करनी है और घनत्व हमारे पास में है, समझ में आ गया? तो क्या करेंगे बताओ, क्या करें? सबसे पहली चीज XA का मान कितना है बेटा? 0.2, तो XB कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा? 0.8। ये समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, अब मुझे क्या निकालना है? निकालना है, तो बताओ
विलेय कौन हो गया 0.2, घनत्व कितना हो गया 1.2, ऊपर कितना हो गया 1000 डिवाइड बाई, अच्छा अणुभार तो मैंने दिया ही नहीं है, एक मिनट, एक का अणुभार मैं दे देता हूँ, हाइपोथेटिकल दे देता हूँ, इसका दे देता हूँ 40 और इसका दे देता हूँ 20, ठीक है। अब वहां तो कुछ दिया जाएगा ना कि भाई क्या है कौन सा है, ठीक है, वो आप कर लेना। हाँ तो यहाँ कितना हो जाएगा बताओ 0.2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 40 प्लस यहाँ कितना होगा 0.8 मल्टीप्लाई बाई 20। अब आगे कहानी तुम्हारी समझ में आ गया। मोलरता का मात्रक बताओ, मोलरता का मात्रक मोल पर लीटर, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर जो मान आएगा वो किसमें आएगा मोल पर लीटर में आएगा। बोलो कोई डाउट यहाँ तक समझ में आ गया? चलो नोट करो फिर आगे बताओ। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मलता की बात करते हैं। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं, नॉर्मलता क्या होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्मलता में क्या होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। मोलरता और नॉर्मलता में परिवर्तन क्या देखो, मोलरता में क्या होता है विलेय के मोलों की संख्या और नॉर्मलता में क्या होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो फॉर्मूला अगर इसका हम फॉर्मूला देखें नॉर्मेलिटी का तो यहां लिखेंगे विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या, ठीक है। तो विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, समझ में आ गया। तो विलियन का आयतन किस में आ जाएगा, कोई डाउट यहाँ तक? तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलियन का आयतन किस में हो जाएगा, कोई डाउट यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी, बना लो डेफिनेशन। इसको कितना कर दो विलियन का आयतन, साथ में चलते रहो, विलियन का आयतन कितना हो गया 1 लीटर, है कि नहीं है। तो अगर मैं इसको क्या कर दूं 1 लीटर कर दूं तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो डेफिनेशन ले लेते हैं, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है, नॉर्मलता कहलाती है। आगे समझ में, नॉर्मलता कहलाती है, सिंपल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, ठीक है। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये तो अपने पास में एक डेफिनेशन हो गई। तो ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं। ग्राम तुल्यांक याद करो, बता चुके हैं ग्राम तुल्यांक क्या होता है। ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं, भार बटा तुल्यांक भार, याद आया। तो भार ले लेंगे यहां पर, डिवाइड बाई क्या कर देंगे बच्चों तुल्यांक भार, क्लियर हो गया। अच्छा भार किस में लेते हैं, ग्राम में कि किलोग्राम में, ग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पर भार जो आएगा वो हो जाएगा हमारा, क्लियर है। तो भार बटा तुल्यांक, क्लियर है। तो ये यहाँ पर रख दो। अच्छा इसको यहाँ रख दे तो अब क्या हो जाएगा, अब सूत्र क्या बन जाएगा, नॉर्मेलिटी हमने कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर दिया है ना। यहाँ क्या हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा डिवाइड बाई क्या होगा तुल्यांक भार, कौन सा हो जाएगा ई से रिप्रेजेंट करते, और यहाँ हो गया डब्ल्यू किस में हो जाएगा ग्राम में, तो ये हो गया बच्चों ग्राम में हो गया, और वी किस में होगा लीटर में, तो ये हो गया लीटर में। ये हो गया विलियन का आयतन, विलियन का आयतन हो गया, और ई क्या हो गया तुल्यांक भार, हो गया ना सूत्र। कोई डाउट यहाँ तक, सिंपल सा है। तो कहीं नॉर्मेलिटी निकालनी निकाल लोगे, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। सांता आपको दे रखी होगी, सांता को आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा कंफ्यूजन होता है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं पर लिखा होता है डेसी नॉर्मल, ठीक है, एक बड़ा डेसी मोलर भी होता है, एक एक करके बताता हूं। डेसी मोलर, ठीक है, हिंदी में लिखते हैं डेसी मोलर, और एक बोलते हैं सेमी मोलर, याद है ये कहीं पढ़ा है कि नहीं देखा, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर होता है डेसी मोलर सेमी मोलर, समझ में आ गया।
सेमी मोलर, सेंटीमोलर नहीं बोला मैंने, सेमी मोलर बोला। डेसी मोलर मतलब 10, मतलब डेसी मोलर का मतलब होता है m/10 देसी, ठीक है, देसी का मतलब हो गया m/10, और सेमी मोलर का मतलब होता है m/2, m/2। अब लोग जल्दी बारी क्या करते हैं, m/100 लगा देते हैं, ठीक है, उनके 100 भी लग जाते हैं। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, समझ में आया? सेमी मोलर एंड डेसी मोलर, ध्यान रखना है, सेमी मोलर मतलब m/2 और डेसी मोलर मतलब m/10। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं किसमें, नॉर्मेलिटी में, तो डेसी नॉर्मल बोलेंगे ना यहां पर, डेसी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, तो डेसी नॉर्मल कितना होगा, n/10, समझ में आ गया, n/10। और सेमी नॉर्मल कितना हो जाएगा, n/100। ओह n, मैं वही लिख रहा था, है ना, गलत लिख रहा था, n/2। समझ में आ गया? कोई डाउट? ये बात दिमाग में रखनी है, क्लियर है? चलो एक बात पहले और बता दी, चलो एक और बात बता देते हैं, यूनिट क्या होगी, चलो इसकी बात कर लेते हैं, फिर आगे की कहानी है। तो मात्रक क्या होगा ये बताओ, ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ऐसा? अरे यहां से लो ना, यहां क्या है, विलेय के ग्राम तुल्यांक, तो ग्राम तुल्यांक तो होगा ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांक, और नीचे विलियन का आयतन लीटर में है कि नहीं है, तो सही तो बोल रहा हूं और क्या बोल रहा हूं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा यहां पर, यहां हो जाएगा ग्राम तुल्यांक पर लीटर, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई है? पर तो ग्राम तुल्यांक पर लीटर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट, ऐसे लिखा होता है, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, ऐसे लिखा होता है, तो पहचान जाओगे, ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स, ऊपर चला गया तो ये मात्रा। अच्छा चलो एक और बात, ये बताओ क्या ये ताप पर निर्भर करेगा, सोच के बताओ, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ताप पर निर्भर करेगा, 100% करेगा, तो हम लिखेंगे ताप पर निर्भर करेगा, ठीक है, निर्भर करेगा। आगे बात समझ में, तो बेसिक चीजें कंप्लीट हो गई है, चलो इतना नोट करो फिर आगे बताते हैं। चलो अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट है ग्राम तुल्यांक या तुल्यांक भार कैसे निकालते हैं। तो पहले इसकी बात करते हैं, ग्राम तुल्यांक की बात करते हैं। ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं, मैंने बताया भार बटा तुल्यांक भार, याद आ गया? यानी क्या होगा, यहाँ पर ऊपर भार रखना होगा और नीचे क्या रखना होगा, तुल्यांक भार, क्लियर? तो पहले इसको सीख लेते हैं, तुल्यांक भार को सीख लेते हैं। बताइए वैसे आप लोगों को कि तुल्यांक भार कैसे निकाला जाता है। तो तुल्यांक भार को थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक तरह से एक आइडिया ले लेते हैं अपन, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने क्या क्या पढ़ाया था आपको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना? तुल्यांक भार के लिए मैंने क्या बोला था कि तुल्यांक भार में अगर कोई तत्व रखते हैं, सिर्फ एक तत्व रखते हैं, तो किसी तत्व का तुल्यांक भार निकालना होता है, जैसे कि मान लेते हैं कोई तत्व है, तो तत्व का तुल्यांक भार निकालना होता है, तो क्या करते हैं, परमाणु भार, है ना, बटा क्या कर देते हैं उसकी संयोजकता। अरे हाँ या ना, समझ में आ गया, संयोजकता, ठीक है, परमाणु भार बटा कोई अगर तत्व है तो, हालांकि यहाँ तत्व नहीं होगा क्योंकि तत्व का विलयन थोड़ी होता है, यहाँ पर तो लवण का विलयन होता है, या अम्ल का विलयन होता है, या क्षार का विलयन होता है, ठीक है? तो लेकिन मैंने ले लिया साथ में, तो कोई तत्व है उसका परमाणु भार बटा संयोजकता, जैसे कि मान लेते हैं सोडियम का निकालना है, तो सोडियम का कैसे निकालते, संयोजकता कितनी होती है, 1, तो यहाँ कितना होगा 23 डिवाइड बाई। मैग्नीशियम का निकालना है तो कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 2। आ गया समझ में? ठीक है, चलो अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर मान लेते हैं सपोज दैट किसी अम्ल का निकालना है, बताओ कोई अम्ल है हमको दे रखा है, ये दिया जा सकता है, अम्ल का विलयन तो दिया जा सकता है, तो क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं बताओ? यहाँ पर क्या करते हैं, उसका परमाणु भार ले लेते हैं और परमाणु भार बटा क्या कर देते हैं, क्षारकता, है ना? क्षारकता का मतलब क्या होता है, H+ आयन निकलने की संख्या, है ना, जितना भी H+ आयन निकलेंगे उनकी संख्या, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्षारकता। समझ में आ गई बात, क्लियर है? ठीक है, अगर किसी क्षार के बारे में बात करना है तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परमाणु भार बटा अम्लता, ठीक है, परमाणु भार बटा हो जाएगा अम्लता। अम्लता का मतलब क्या हो गया, OH- आयन, ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया अम्लता। आगे बात समझ में?
और अब बात करते हैं किसी लवण की बात करते हैं। कोई लवण हमारे पास में है, कोई लवण है, उसको अगर हमें क्या निकालना है, तुल्यांक भार निकालना है, मतलब उसका तुल्यांक भार की बात करेंगे तो इसका क्या करेंगे, अणुभार, जो भी अणुभार, परमाणु भार जो भी है, मतलब यहाँ परमाणु भार लिखा है, अणुभार होगा वैसे तो, ये अणुभार हो गया, अरे हाँ है ना, ठीक है ना, ये अणुभार होगा, ठीक है, यहाँ पर भी अणुभार होगा। तो यहाँ पर अणुभार बटा क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, धनायन या फिर ऋणायनों की संख्या। तो जो भी धनायन होंगे, जितने भी धनायन हो गए या फिर जितने भी ऋणायन हो गए, दोनों में से कोई एक ले लो और उससे उसको भाग दे। समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ तक? जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चलो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आपको सीधे संकेतक रूप में रखना है। जैसे कि मान लेते हैं मैंने यहाँ पर रख दिया HCl, यहाँ रख दिया आपका H2SO4, ठीक है, यहाँ पर मैंने रख दिया आपका H3PO4, ठीक है, ये रख दिया, क्लियर। यहाँ रख दिया मैंने CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, यहाँ पर रख दिया मैंने सपोज दैट NaCl, और यहाँ पर मैंने एक और रख दिया है AlCl3, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल ले लिए, मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपको क्या करना है, और एक और ले लेता हूं Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये। तो आपको क्या बताना है, आपको इनके तुल्यांक भार बताने हैं, क्लियर है। अणुभार में मान लेता हूं सपोज दैट इनका सबका m है, m मान लेता हूं, अणुभार m। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या होगा, बोलो, m/1 होगा कि नहीं होगा। यहाँ मान लेता हूं m/ कितना होगा 2, यहाँ कितना होगा m/3, ठीक है। H3PO4 में कितना होता है 3, क्लियर है, H3PO4 में 3, H3PO3 में कितना होता है, वेरी गुड, m/2 होता है, और H3PO2 में कितना होता है, वेरी गुड, m/1 होता है। नाम बता सकते हो इनका क्या होता है, H3PO4 का नाम क्या होता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, समझ में आ गया है, पक्का। क्या नाम होता है, ये फॉस्फोरिक होता है, ये फॉस्फोरस होता है, ये भी फॉस्फोरस होता है, अरे इसका नाम क्या होता है, अरे भाई लिख लो यार, याद रहता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। कभी कभी डायरेक्ट ही दे देगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस अम्ल, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोफॉस्फोरस, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तीनों चीजें, चलो CaOH के होल ट्वाइस का बताओ, वेरी गुड, m/2 है ना। इसका बताओ m/1, कैसे पहचाना, +1 -1। AlCl3 3+1- यानी कितना हो गया, m/3, ठीक है, कोई एक, दोनों समान होंगे। यहां बताओ यहाँ कितना होगा, Ca का कितना होगा 2+, इसका कितना होगा 3-। देखो धनायन ऋणायन हमेशा समान होते हैं, कोई भी लवण होता है तो धनायन और ऋणायन की संख्या क्या होती है, हमेशा समान होती है। धनायन और ऋणायनों की संख्या लवण में हमेशा समान होती है, क्योंकि वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो उदासीन होता है तो इसका मतलब यहाँ सॉल्व कर दो तो यहाँ कितना होगा, हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक, कर लोगे। तो कहीं पर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो कर लोगे ना आप, यानी कि अगर हमको नॉर्मलता निकालनी होगी तो हम नॉर्मलता निकाल सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट 20 ग्राम CaCO3 है, 20 ग्राम CaCO3, ठीक है, घुला हुआ है, 20 ग्राम CaCO3 घुला हुआ है, मान लेते हैं 500 ml जल में, 500 ml जल में। तो बताओ इसकी नॉर्मलता क्या, इस टाइप का प्रश्न आएगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है भाई, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। तो 20 ग्राम CaCO3 किसमें घुलते हैं, 500, यानी कि आप कह सकते हैं 500 ग्राम जल, क्या 500 ग्राम विलियन बोलो आप उसको, 500 ग्राम विलियन बोलो, जल नहीं, उसको विलियन बोलेंगे, है ना, है 500 ml, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, 500 ml विलियन, ठीक है, 500 ml विलियन, सही बोला मैंने, हाँ 500 ml विलियन में है। तो अब मुझे बताओ उस कंडीशन पे उसकी नॉर्मलता क्या होगी, क्लियर है। तो नॉर्मलता बराबर फॉर्मूला लगा लो,
W डिवाइड बाई E मल्टीप्लाई बाई V। वेट कितना हो गया 20, अणुभार कितना हो गया CaCO3 का 100 बटा कितना आएगा 2। E की जगह पर आ गया, ये नहीं आया। अरे भाई तुल्यांक भार, भार बटा तुल्यांक भार CaCO3 का कितना होगा, अणुभार कितना होता है इसका 100 होता है कि नहीं होता है। और इसमें धनायन और ऋणायन वाली कंडीशन लगा लो, यहाँ कितने होंगे +2, तो यहाँ कितना होगा -2 डिवाइड बाई कितना हो गया 2 हो गया, तो मान कितना आ जाएगा 50। चाहो तो ऐसे रख दिया, ठीक है। आयतन कितना हो गया, यहाँ पर आयतन हो गया आपके पास में 500, ऊपर लेके जाओगे तो कितना होगा 1000 हो जाएगा। ये कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब तो आप कर ही लोगे 40 बटा, ठीक है, यानी कि 4/5। क्लियर हो गया, यह हो जाएगा 4/5 कैपिटल N। ऐसे भी लिख सकते हो, बाकी आप सॉल्व कर लोगे 0.8 आ जाएगा, ये आपका आंसर। कोई डाउट यहां तक, कोई परेशानी? चलो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट ये है कि अगर प्रश्न के अंदर वही चीज जो पहले एक बार हमने डिस्कस की थी, वही चीज डिस्कस कर रहे हैं। प्रश्न के अंदर अगर आपको भार बटा भार गिवन हो, ये दिया हुआ है प्रश्न के अंदर भार, ये मोलरता में मैंने कहा था, ये बात मैंने मोलरता के लिए भी बोली थी। भार बटा भार दिया है ना, भार बटा भार दिया है, तो दिया है तो इसका मतलब घनत्व भी दिया होगा 100%। भार बटा भार के साथ घनत्व 100% दिया होगा। तो इस जगह पर अगर हमें नॉर्मलता निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, तो नॉर्मलता इज इक्वल टू प्रतिशत कितना हो जाएगा, भार बटा भार गुणा D गुणा 10 बटा तुल्यांक भार। वहां पर बेटा था अणुभार, नॉर्मलता के लिए तुल्यांक भार, तो वहां क्या था अणुभार, बस इतना सा डिफरेंस है। क्लियर है, तो तुल्यांक भार ले लो। चलो दूसरी बात, और एक और घटना होती है, प्रतिशत क्या दिया होगा, भार बटा आयतन दिया होगा, ये दिया है ना, ये दिया गया है। तो घनत्व की जरूरत पड़ेगी, यहां पर नहीं पड़ेगी घनत्व की जरूरत, तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। क्या होगा यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10 बटा क्या लगा दोगे, लो ये कहानी भी समझ में आ रही, सिंपल है, एक सूत्र को पकड़ लो सभी हो जाएंगे। चलो आगे बात करते हैं। कुछ और मोलरता में मैंने सूत्र दिए थे, और सूत्र कौन कौन से दिए थे, दोनों के बराबर किया था, M1V1 बराबर M2V2 किया था, नहीं किया था, यानी पानी मिलाया था और वो सब कुछ किया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N1V1 इक्वल टू N2V2, ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक और मैंने किया था कि दोनों को मिला दिया था, आपस में दोनों को मिला दिया था, तो मैंने कुल नॉर्मलता पूछी थी, तो याद आ गया होगा क्या था वहां पर, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, फॉर्मूले वही है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, ठीक है। अगर अम्ल और क्षार के बीच में घटना घट जाए तो क्या होगा, N1, हाँ मैंने वही बताया था कि अगर अम्ल और क्षार के बीच में घटना, तो बड़ा कौन है छोटा कौन है, अम्लीय है क्षारीय है, सब निर्भर करेगा। तो मान लेते हैं अम्ल हो गया NaVa माइनस कितना होगा NbVb डिवाइड बाई Va प्लस Vb, ये बात मैंने बता दी, ठीक है। अगर क्षार होगा तो पहले आ जाएगा और अम्ल होगा तो ये पहले आ जाएगा। और एक बात और कि नॉर्मलता और मोलरता के मध्य में भी एक संबंध होता है, क्या होता है बता सकते हो, नॉर्मलता और मोलरता के मध्य में भी एक संबंध होता है, क्या होता है, N इक्वल टू M इंटू एक्स, एक्स का मतलब N गुणांक, एक्स का मतलब मोल भिन्न, वाह बेटा वाह, कुछ भी मतलब बोल सकते हैं, एक्स दिखा मोल भिन्न, अरे मोल N गुणांक, समझ में आया कि नहीं है, N गुणांक होता है, N गुणांक मतलब अम्लता, क्षारकता, आवेश, संयोजकता, ये सब क्या होते हैं, N गुणांक होता है। तो नॉर्मलता और मोलरता के मध्य में ये संबंध भी होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ रही बात, नोट करो फिर आगे बता।